वेलकम बैक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। जैसे देखिए प्लास्टिक की मैं पहले ही बता चुका था इसके पिछले लेसन में कि मैं पढ़ाऊंगा आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, देखिए ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और ये थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। और प्लास्टिक से इतनी परेशानी हो रही है कि लोगों को प्लास्टिक अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। क्यों अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है? कि हम लोग प्लास्टिक का जुडिशियसली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यदि ठीक से यूज़ करें तो प्लास्टिक को हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान करने से बचा भी सकते हैं। तो आजकल क्या है कि प्लास्टिक से ही सब कुछ, देखिए पैकिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है कि हमारे पॉल्यूशन, हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर चुका है, इसलिए सरकार इस पर बैन लगा रही है। ठीक है, कि पॉल्यूशन को मतलब कंट्रोल करने के लिए यदि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो फिर हम लोग रह नहीं पाएंगे। इसीलिए देखिए कि कहा गया कि यदि आप ठीक है प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो आप 5R पॉलिसी का यूज़ कीजिए। ठीक है, 5R पॉलिसी क्या है? रिड्यूस, जहाँ तक हो सके आप उसको रिड्यूस कीजिए कम से कम। यदि आप एक बार प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो फिर से आप उसको यूज़ कर लीजिए, रीयूज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक बार आप सब्जी खरीद कर लेकर के आए पॉलीथीन वाले में, ठीक है, बैग, उसको क्या कीजिए, उसको फेंकिए नहीं, फिर दोबारा जाइए उसी को कहीं भाई हमको पॉलीथीन नहीं चाहिए, इसी में हमको डाल दो। ठीक, तो क्या होगा, इससे हमारा बचाव तो हो सकता है। एक ही बैग से काम कर सकते हैं। कोई भी पॉलीथीन का कोई भी सामान आता है मार्केट से, आप कपड़ा ही खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हो, तो उसको आप लोग रीयूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि दोबारा जाएँ बार बार, तो फिर मतलब उसको इस तरह से हम लोग ये करके हम अपने पॉल्यूशन को, अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करें। तो ये है, रिसाइकिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। यदि फेंक दिया गया तो फिर से उसको क्या करते हैं, रिसाइकिल करके फिर से हम लोग बना सकते हैं। रिकवर एंड रिफ्यूज। अब रिकवर हो गया, जहाँ तक हो सके आप उसको रिफ्यूज कीजिए, प्लास्टिक लेने से मना कर लीजिए। इस तरह से मतलब हम लोग इस तरह 5R पॉलिसी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो है यह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इकोसिस्टम को बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का होता है, क्योंकि इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता इसके कंस्टिट्यूएंट पे। इस पर बैक्टीरिया जो है अपने उसको ब्रेक नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक रसायन है, जो भी चीज़ है, तो उसको क्या करता है बैक्टीरिया, उसको उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देता है, तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक, इसलिए कार्बनिक चीज़ों की यूज़ करने के लिए सलाह दी जाती है। लेकिन जो ऐसे चीज़ है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको बैक्टीरिया तो उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, वो तो ऐसे ही हमारे इन्वायरमेंट में पड़ा रह जाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, सॉइल पोल्यूशन करेगा, मिट्टी की उपजाऊपन को खत्म कर देगा, फर्टिलिटी को बर्बाद कर देगा। आजकल क्या देखिए, चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक बिखरा हुआ है। ठीक है, एकदम खेतों में इधर उधर बिखरा हुआ है। क्या हुआ, इससे फर्टिलिटी खराब हो रही है, प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से चिंतित होकर के क्या हो रहा है, सरकार ने मतलब सब बैन लगा दिया। जहाँ जाइए मतलब पूरा कचरा का ढेर बना हुआ है, नाला सीवेज को जाम कर रहा है, ये सब चीज़ कर रहा है। तो ये सब चीज़ से क्या, हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, हमारे हेल्थ पर भी खराब इफेक्ट आ रहा है। इसीलिए प्लास्टिक का हम लोग कम से कम यूज़ करें। तो इसीलिए 5R पॉलिसी को अपनाया गया। प्लास्टिक के बारे में तो जानेंगे कि ज़्यादातर ये नुकसान ही दे रहा है, इसलिए जितनी भी राज्य की सरकारें हैं इस पर क्या बैन लगा रही है। तो अब हमारा है मोटो कि 2 प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग उसका अध्ययन करते हैं वन बाय वन। तो देखिए हमने आपको लिख दिया कि थर्मोप्लास्टिक, देखिए यह हो गया पॉलीथीन, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसका एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, बहुत सारा एग्जाम्पल। थर्मोप्लास्टिक कहने का मतलब क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक वैसा प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक की बात मैं कर रहा हूँ, वैसा प्लास्टिक होता है जो आसानी से मोल्ड हो जाए, पिघल जाए और उसको फिर रीसेप कर दिया जाए। मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लास्टिक है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक है, उसको आप पिघला करके फिर से आप रीसेप दे करके कोई दूसरा नया चीज़ बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि जो आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको फिर आप पिघला नहीं सकते। यदि पिघल गया तो आप उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते, ये भुरभुरा नेचर का होता है, भुरभुरा हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह के प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक को आप यदि समझना चाहते हैं तो देखिए आप कूड़े कबाड़े वाले से समझ सकते हैं। देखिए कूड़े कबाड़े वाले को पता रहता है, तो जब भी कोई प्लास्टिक का डिमांड करता है तो थर्मोप्लास्टिक चाहता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं चाहता है। जब भी आप उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दे दीजिए, टीवी का कैबिनेट दे दीजिए, स्विच दे दीजिए, वो जानता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यूज नहीं करेगा।
ठीक है। वो मतलब उसको रिसाइकल, उसको हम उसको ये नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते, पिघला नहीं सकते, रिसेप नहीं दे सकते, नहीं लेगा। आप उसको कितना भी कहते भैया रख लो रख लो रख लो, कुछ पैसा दे दो, इसका एक भी पैसा नहीं देगा, फेंक दो, हमारे काम का नहीं है। क्योंकि उसे मालूम है कि कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और कौन थर्मोप्लास्टिक। इसलिए कूड़े कबाड़े वाले से आप पूछिए, इसके बारे में उसको अच्छी नॉलेज होती है, उसको पता होता है कि कौन सा प्लास्टिक उसके लिए यूज़ का है, कौन सा प्लास्टिक उसके यूज़ का नहीं है। तो ज़्यादातर जो प्लास्टिक जो लेते हैं वह थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करता है, क्योंकि वो जानता है कि हमको चाहिए एक वैसा प्लास्टिक जिसको हम पिघला सके और पिघला करके उसको मतलब एक रीशेप दे सके, एक नया चीज़ दे सके। तो बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक है। आप उसको कैसे कहिएगा सर हम कैसे पहचान सकते हैं उस तरह के प्लास्टिक को? तो एक पहचानने का आसान तरीका है, ठीक है, एक आसान तरीका जिसको आप पहचाना जा सकता है थोड़ी देर के लिए। उसको क्या है कि उसको आप बेंड कर सकते हैं। यदि आपसे यदि कोई चीज़ जो प्लास्टिक यदि बेंड हो रहा है तो माना जाता है कि वह जो है ना थर्मोप्लास्टिक है। और जो बेंड नहीं है, हार्डनेस है उसमें ज़्यादा, कठोरता ज़्यादा है, तो समझ जाइए कि वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो यह उदाहरण है, इसको हम लोग कंपेरिजन करके पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने आपको पहले में लिख दिया कि देखिए मोल्डेबल बाय हीट, इसको मोल्ड करके पिघलाया जा सकता है और रीसेप दिया जा सकता है। इसमें नॉट मोल्डेबल बाय हीट, इसको पिघलाया नहीं जा सकता, इसको रीसेप नहीं दिया सकता। इलास्टिक इन नेचर, मैंने बताया कि इसको थोड़ा सा मतलब इसको ऐसे ऐसे लचीला होता है, इसको मोड़ा कैन बी बेंड, इसको बेंड किया था, लेकिन ये हार्ड नेचर का होता है, इसको हम बेंड नहीं कर सकते। अब देखिए बेंड नहीं हो सकता, इसका रीजन क्या है? मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि इसमें क्रॉस लिंकिंग होता है। पेपर में पूछा जाता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हार्ड नेचर होने का क्या रीजन है, क्यों नहीं मतलब ये रीसेप हो सकता है, क्यों नहीं इसको पिघलाया जा सकता है, यदि पिघल भी जाता है तो उसको रिमोल्डिंग क्यों नहीं किया जा सकता है? इसका रीजन है क्या कि क्रॉस लिंकिंग उसमें पाया जाता है। तो देखिए इस तरह का शेप होने के कारण से ये इसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि इसको पिघलाना एक तो नामुमकिन है, पिघलाने से पिघल भी गया तो मतलब उसको रीसेप नहीं, भुरभुरा हो जाता है, ठीक है, इस तरह का होता है। तो इसे क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होता है। क्रॉस लिंकिंग के कारण से क्या होता है, काफी हार्ड नहीं चल रहा होता है। ठीक उस तरह से समझिए कि जिस तरह से मतलब घड़ियाल का जबड़ा, जहाँ देखते हैं किस तरह से होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है। एक बार किसी चीज को पकड़ ले हाथ तो छोड़ नहीं सकता। वही चाहते हैं कि इसमें क्या होता है कि दो एटम के बीच इतना टाइटली बॉन्ड होता है, कस के पकड़ लेता है चीज़ों को, कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तोड़ने के लिए। और जब टेम्परेचर देता है, देने के बाद वो इस तरह का हो जाता है कि फिर से उसको हम रीसेप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका मूल कारण है, तो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि क्या कारण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों इस तरह का नेचर शो करता है। इस तरह का नेचर शो करने का कि क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो होता है क्रॉस लिंकिंग टाइप का बॉन्ड बनता है। देखिए जहाँ जहाँ इस तरह से गुहार इस तरह से बने हुए हैं, ये सभी जगहों पे कार्बन है, ठीक है, सभी जगहों पे क्या कार्बन और कार्बन इस तरह से जुड़े रहते हैं, इस तरह से बहुत ही क्रॉस एकदम नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कारण से इस तरह से ऐसा होता है, जबकि इसमें जो होता है थर्मोप्लास्टिक में नो क्रॉस लिंकिंग होता है, क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है। इसी कारण से वीकर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैंने बता ही दिया कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का होता है और इकोसिस्टम को क्या करता है, यह नुकसान पहुंचाता है, बहुत खराब कर देता है। अब चलिए कुछ प्लास्टिक के एग्जांपल्स भी लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, कि आपको टाइप दे देगा कि कौन प्लास्टिक मतलब थर्मोसेटिंग है और कौन जो है प्लास्टिक जो है नॉन थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए कौन सा प्लास्टिक हमने इधर साइड में लिया है, थर्मोप्लास्टिक एक्राइलिक PMME, इसके बारे में पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, फाइबर होता है। नाइलॉन एक प्रकार का, नाइलॉन क्या होता है कि मैंने बताया कि पॉलीएमाइड नेचर का होता है। पॉलिस्टर के बारे में बताया, ठीक है। PVC पाइप और पॉलीथीन, PVC पाइप के बारे में आप तो सुना ही होगा कि जो घरों में जो मतलब टंकियों में जो यूज किया जाता है वो PVC पाइप होता है। देखते हैं आप लोग घर में, जब आपको घर में काम करने वाला आएगा आता है तो प्लम्बर आता है तो देखते उसको पिघलाता है, इस तरह से पिघला करके इस तरह से सेटिंग करता है। तो क्यों? क्योंकि देखिए पिघल जाता है, क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक होता है। PVC इज ए पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ए PVC पाइप। देखिए तो ये देखिए हमने लिख दिया कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ए PVC पाइप होता है, जिसको मतलब हम लोग पिघला सकते हैं, पिघला करके फिर से उसको यूज कर सकते हैं। प्लम्बर वाले लोग इसका यूज करते हैं। आपके घरों में बहुत सारे PVC पाइप्स लगे होंगे, आजकल तो टंकियों में मतलब PVC पाइप्स का यूज हो रहा है। अब टेफ्लॉन के बारे में बताइए। देखिए टेफ्लॉन के बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि टेफ्लॉन जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नहीं, ये टेफ्लॉन क्या है, आप लोग जो महिलाएं हैं घर में वो जानते हैं कि टेफ्लॉन क्या होता है। कि आप प्रेशर कुकर का जो हैंडल, प्रेशर कुकर का जो अंदर का जो हिस्सा जो होता है जो ब्लैक कलर का होता है, इससे आपको क्या होता है, आप कोई भी चीज़ बनाए तो चिपकता नहीं है, खाना उसमें नहीं चिपकता है। सिर्फ प्रेशर कुकर का एक प्रेशर कुकर है और उसमें आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो है कोई चीज़ चिपकती नहीं है, टेफ्लॉन का बना होने के कारण से हार्ड नेचर का होता है, उसके पेंदी के ऊपर लगा होता है। आजकल तो देखिए जो हॉकिंस का जो कुकर आ रहा है उसमें क्या है, अंदर से भी मतलब होता है टेफ्लॉन का, बाहर से भी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है।
तो यही कोटिंग जो होता है यह हमारा किस नेचर का है, यह थर्मोप्लास्टिक नेचर का। ये याद रखना है कि यह थर्मोप्लास्टिक नेचर। बहुत लोग उसको समझ जाते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। इसलिए बार बार ये पेपर में एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार ये पूछा गया है कि टेफ्लॉन जो है किस में आता है, थर्मोसेटिंग में आता है या थर्मोप्लास्टिक में आता है। तो ये थर्मोप्लास्टिक में आता है। टेफ्लॉन देखिए, ये टेफ्लॉन जो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। देखिए कार्बन कार्बन जो है यह इथिलीन कंपाउंड का होता है। यहाँ से कार्बन कार्बन कंपाउंड के क्या होता है, कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे देखिए 4 फ्लोरीन तो है ही, और ये क्या होता है आपस में लिंकिंग हो जाता है, मिल करके ये टेफ्लॉन नाम का एक कंपाउंड बनाता है, जो कि कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक नेचर का। तो मैंने आपको बता दिया कि थर्मोप्लास्टिक आप कहाँ उसको देखने को मिल सकता है। तो कुकिंग यूटेंसिल्स, आपके घर में बर्तन होगा बहुत सारा, ऐसा फ्राई पैन होगा आप लोग यूज करते हुएगा, अंडा फ्राई करने वाला बर्तन होगा, उसमें भी देखिए उस तरह से ऊपर से जो कोटिंग की जाती है उसके बेस को, तो क्या होता है, टेफ्लॉन की होती है। और ये जो हॉकिंस का जो होता है, ये आप जो देखते हैं आप, उसके अंदर का जो पेंदी जो होता है, पेंदी इसको कह सकते हैं, ठीक है। पेंदी, उसको पेंदी में जो इसको जो हम इसको ये करते हैं कोटिंग जो की जाती है, ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है, ठीक है, वो क्या होती है, टेफ्लॉन ही होती है। दिस इज ए थर्मोप्लास्टिक, नॉट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये याद रखिएगा। और उस पर आप याद रख सकते हैं टेफ्लॉन के स्ट्रक्चर से, देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन होता है, ठीक है। नाम ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, क्योंकि ये इथिलीन कंपाउंड से ही बना है ना। इथिलीन, इथिलीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम लोग इथिलीन ग्रुप में लेते हैं। और देखिए कहिएगा यहाँ पे नहीं है, ये क्या हो गया, ब्रेक होकर के टूट गया है, ठीक है, कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में, और से बहुत सारे वहाँ से बहुत सारे अनेक सारे जो है यूनिट्स इससे जुड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने एन लिख दिया। तो इस तरह से ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैंने आपको स्ट्रक्चर रिकॉल करने के लिए, दिमाग में याद रखने के लिए मैंने आपको इतनी सारी बताए तो आपको ये याद रहे, ठीक है ना, कि टेफ्लॉन जो है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है इस प्रकार का होता है कंपाउंड, जो कि मतलब होता है किस प्रकार का नेचर का होता है, यह थर्मोप्लास्टिक होता है। अब चलिए एक, अब देखिए अब ठंड, अब गर्मी के टाइम आ गया, गर्मी के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि जो फ्रिज बॉटल्स होते हैं, फ्रिज बॉटल्स, ठीक है, तो फ्रिज बॉटल्स होता है वो क्या है, बॉटल में जो पानी आप रखते हैं, ठीक है ना, वो फ्रिज बॉटल ही कहलाता है। वो बॉटल किस चीज़ का बना होता है, वो थर्मोप्लास्टिक का बना होता है। अच्छा वाला जो प्लास्टिक आता है वो आप पूरे कबाड़े वाले को दीजिए, देखिए वो रख लेगा, क्यों, वो जानता है, क्योंकि वो उसको पिघलाया जा सकता है, उसको रीयूज किया जा सकता है। तो इसको पेट बॉटल्स कहते हैं, PET, पेट बॉटल। पेट का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट। ये आपको पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है पेट बॉटल जो है ये इस तरह के नेचर का होता है, ठीक है। तो ये आप इस टाइप, सारे टाइप्स को आपको याद रखना है। फिर देखिए अब आप आ जाइए इधर, इसमें से मैंने आपको इधर बता दिया कुछ एग्जांपल्स है इसमें। वल्केनाइज्ड रबर, देखिए अब वल्केनाइज्ड रबर से बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि यह थर्मोसेटिंग में आएगा या थर्मोप्लास्टिक में आएगा। तो यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वल्केनाइज्ड रबर। क्यों, आप रबर का नाम सोचिएगा, रबर तो इलास्टिक होता है, तो आप उसमें गलत टिक कर, नहीं, ये कह रहा है वल्केनाइज्ड। वल्केनाइज्ड रबर कहने का मतलब वैसा रबर होता है कि इसमें सल्फर मिक्स कर दिया जाता है। यदि किसी सल्फर में, यदि किसी रबर में सल्फर मिक्स कर दिया जाए तो वह हो जाता है वल्केनाइज्ड। पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, वल्केनाइज्ड का मतलब क्या होता है, कि जब रबर में हम सल्फर मिक्स कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वल्केनाइज्ड। तो रबर क्या होता है, में जब सल्फर मिक्स करते हैं तो रबर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्ड। जैसे आपको देखते हुए मतलब टायर, ठीक है, ट्रक का टायर देखिए, गाड़ी का टायर देखिए कितना हार्ड होता है, वो क्या है, वल्केनाइज्ड रबर है। तो वल्केनाइज्ड रबर वो पिघल नहीं सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते। फिर भी लोग देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, उसको आग में लगा देते हैं, जला देते हैं, और उसको उससे कितना काला ब्लैक सूट देता है, एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाता है। कभी देखिए वो पिघलते हुए, पिघलता नहीं है वो, आप सुबह करके आप देखिए उसको, बाद में जलने के बाद देखिए तो भुरभुरा पाउडर जैसा हो जाएगा आपका वो। क्यों, क्योंकि आपको याद रखना है, क्योंकि ये वल्केनाइज्ड रबर है, ठीक है, नॉट रबर, दिस इज वल्केनाइज्ड रबर। उसमें क्या मिलाया हो गया है, सल्फर मिलाया गया, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि वल्केनाइज्ड का मतलब क्या होता है। जब किसी रबर में सल्फर मिला दिया जाए तो उसको हम वल्केनाइज्ड कहते हैं। और सल्फर क्यों मिलाया जाता है, हार्डनिंग के लिए, हार्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम लोग उसमें सल्फर मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रक का टायर, गाड़ी का टायर जो होता है इसी तरह का होता है। सिलिकॉन रबर आजकल देखिए बहुत सारी गुड़िया होती है मार्केट में, एकदम लगेगी देखने में, एकदम लगेगी एकदम जीता जागता आदमी, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत ही मुलायम गुड़िया होती है, इस तरह से बहुत कॉस्टलियर गुड़िया होती है, उसमें सिलिकॉन का ही कंपाउंड का यूज किया जाता है। तो यह भी जो है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत कॉस्टलियर गुड़िया होती है, खिलौना बनाने के काम में आता है, ये 1-2 पैसा में नहीं आता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है, इसका यूज होता है। अब देखिए क्लोरोप्रीन, ठीक है, और मेलामाइन, क्लोरोप्रीन और मेलामाइन, तो ये सब जो है हमारे जो है
ये क्लोरोक्लीन और मेलामाइन, सिलिकॉन, रबर, वल्केनाइजर, ये सब टाइप्स आपको, ये सब सारे टाइप्स आपको याद रखने हैं। ये सब सारे टाइप्स को याद रखेंगे तो इससे ढेरों सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव कितना भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, घुमा के दे दिया जाए, ये लेसन आपको यदि माइंड में अच्छी तरीके से याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं करेगा, आप पढ़ते ही आप टिक मार सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस की चीज होती है, आप पढ़िए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। वो कई तरीकों से क्वेश्चन को घुमा के इधर जोड़ के इधर तोड़ के इधर तोड़ के कई तरह के क्वेश्चंस को बना देता है। तो आप स्टार्टिंग में बहुत जो बच्चा कहता है कि हम ऑब्जेक्टिव स्टडी करें, ऑब्जेक्टिव स्टडी से कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्टिव स्टडी क्या, 2-3 चीजों को रट लेंगे, फिर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, वही क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। लेकिन आप पूरा थोरोली पढ़ लीजिएगा, सब चीजों को समझ लीजिएगा, तो आप चीजों को आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। और हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्केट में जो आ रही है बुक्स आ रही है उसका आंसर ही गलत हो, आप गलत ही याद करके चले जाए और वही पेपर में ज़्यादातर तो यही होता है, रिपीटेड इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, लोग गलत ही पढ़ते रहते हैं, 5-6 साल तक तो गलत ही उसका आंसर याद करते हैं। एक गलत कर दिया तो उसके साथ साथ सभी लोग उसी को फॉलो करते हैं, बाद में मालूम चलता है इसका आंसर गलत है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग पूरा थोड़ी स्टडी करें, उसको तो ऑब्जेक्टिव पढ़ें। यदि कोई कमेंट्स, यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो हमको कमेंट्स कीजिए, मैं उसका सही सॉल्यूशन दूंगा। तब तक आप लोग इसको कीजिए, ठीक है। KVS PRT की एग्जाम होगी ही, जनवरी के बाद ही हो सकती है अब एग्जाम, ठीक है। तो आप उसको लगे रहिए, आप उसको तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग फाइबर पढ़ेंगे और यह जो लेसन है यह क्लास 8th के बेस पे है, ठीक है। और KVS PRT के लिए खासकर बनाया गया है, तो आप लोग देखें इसको और समझिए। आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए हम फाइबर्स को 2 भागों में बांटते हैं, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक। नेचुरल का मतलब होता है गॉड मेड, ठीक है, जिसको ईश्वर ने बनाया हो, और नेचुरल में, ठीक है, एक ही बात है, नेचर को ही हम लोग गॉड समझते हैं, तो नेचुरल फाइबर। और दूसरा है आर्टिफिशियल, जिसको हम कहते हैं मैन मेड फाइबर या उसको सिंथेटिक फाइबर। इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो पेट्रोकेमिकल्स होता है, यही बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना नेचुरल के बारे में। देखिए नेचुरल के बारे में जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, जो अब तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी को हमने मेंशन किया है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो उसको आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग बार-बार कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसको हम बाद में प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत सारे बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको पढ़िए और उसको बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब जो है मार्केट्स में है क्वेश्चन पेपर, उसके सॉल्यूशन बहुत गलत है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्या कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को लीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट के अनुसार से सभी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए, पहला जो है हम लोग नेचुरल फाइबर है वो है सिल्क। देखिए सिल्क है, तो सिल्क के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि व्हाट इज सिल्क, जैसे पहला ही क्वेश्चन आप पढ़ करके भी खुद क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि क्वेश्चन यदि पूछ दिया कि सिल्क इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीनों में से कौन है सिल्क, ये प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट, किस श्रेणी में आता है, समझे। तो प्रोटीन जो देखिए क्या है, यह एक प्रोटीन, सिल्क जो है यह क्या है, एक प्रोटीन है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिन प्रोटीन 80% होता है इसमें मोस्टली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का इसमें जो होता है यही फाइब्रिन प्रोटीन होता है सिल्क। अब देखिए सिल्क जो होता है यह, इसके बारे में कहा जाता है कि सिल्क आपको इंसेक्ट से निकलता है, ठीक है। और इंसेक्ट से निकलता है उसको हम लोग सिल्क वर्म कहते हैं, ठीक है। और उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है टाइप बॉम्बैक्स मूरी, सिल्क के भी कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे, नाम सुने होंगे, भागलपुरी सिल्क सुने हुएगा, बनारसी सिल्क सुने, कांजीवरम सिल्क, ये सब टाइप्स हैं। तो उसमें ही एक टाइप्स है बॉम्बैक्स मूरी जो काफी प्रचलित है, ठीक है। उसी को हम लोग पढ़ते हैं कि सिल्क को सबसे ज्यादा अभी जो हमारे इंडिया में बॉम्बैक्स मूरी से ही कल्टीवेट किया जाता है। और सिल्क जो है सिल्क वर्म से ऑब्टेंड होता है, जो कॉकॉन से निकलता है, कॉकॉन में लिपटा रहता है सिल्क वर्म, ठीक। उसके बाद फिर जो है
सिल्क के लिए मतलब एक प्लांट होता है जिसपे सिल्क के कीड़ा जो है उस पर ग्रो करता है, उसका नाम है मलबेरी प्लांट, जिसको हिंदी में सहतूत का पेड़ बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसके बारे में फिर पूछा जाता है कि सिल्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर। तो ये सब सारी बातें जो एसेसरी बातें जो पेपर में आती है हम यहीं पे मेंशन कर दिया है कि आपको आ सकता है, पूछ सकता है आपको। तो देखिए हमने लिख दिया सिल्क जो है प्रोटीन, कौन से प्रोटीन का बना होता है, ये फाइब्रिन प्रोटीन होता है। जो प्लांट जो होता है उस प्लांट उसको मलबेरी प्लांट कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है मोरस अल्बा। ठीक है, इसका नाम है मोरस अल्बा। और जो इंसेक्ट्स है वो है सिल्क वर्म इंसेक्ट्स। और उससे जो किस टाइप का जो सिल्क प्राप्त होता है, बॉम्बेक्स मोरी। देखिए ये कौन से ऑप्टेंट होता है ये सिल्क, इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर। अब दूसरे टाइप में आते हैं ऊन। ठीक है, तो ऊन जो होता है कि आपको जानते हैं सोर्स क्या है, यह भेड़ है, ठीक है, कश्मीरी गोट है, ये सबसे मतलब हमको ऊन प्राप्त होता है। ठीक, कोई खरगोश भी होता है, ठीक है, उससे भी होता है हमको। तो उसमें जो ऊन जो होता है वो किस प्रकार का होता है फाइबर, ये प्रोटीनिशियस फाइबर होता है और उसमें कुछ सम अमाउंट ऑफ मतलब फैट भी पाया जाता है। अब देखिए यह है आपका थर्ड में हेयर्स, बाल। ठीक है, बाल भी एक टाइप का जो है क्या है हमारा एक फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। ठीक है, उसमें क्रिएटिन नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं। आप लोग ऐड में भी देखे होइएगा कि क्रिएटिन लिखा हुआ आता है, लिखा हुआ, ठीक है ना, तो उसमें क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, तो यह देखिए प्रोटीन है और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्रिएटिन। अब कॉटन की बारी है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है हमारा। ठीक, तो नेचुरल फाइबर है, तो देखिए यह जो है एक टाइप, किसका टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। इसका यूनिट जो है ग्लूकोज होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होता है, उसके एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, तो देखिए यह जो हमारा जो है कॉटन बॉल जो होता है, कॉटन इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद देखिए कि एग्जांपल में हमने लिख दिया है कॉटन प्लांट। जूट प्लांट के बारे में भी हमने मेंशन किया है कि जूट प्लांट भी जो है हमारे क्या है, नेचुरल फाइबर है। और जूट से बहुत सारे बैग्स बनाए जाते हैं, कट्टा जो होता है, चीनी का बोरा, ये सब जो बनाया जाता है वो जूट के ही बनते हैं। और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है गोल्डन फाइबर कहने का, तो गोल्डन फाइबर कहने का रीजन क्या है, एक तो उसका कलर जो होता है गोल्डन दिखता है, और दूसरा क्या होता है कि यह कैश वैल्यू उसकी ज्यादा होती है, कैश, ठीक है, मनी। तो कैश का संबंध गोल्ड से है, इसीलिए उसको जो है ना गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जूट को गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है, एक तो कलर के कारण से और उसकी दूसरी कैश वैल्यू के कारण से। और ये दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि ये जो जूट जो है, जूट की सबसे पैदावार कहाँ से ज्यादा, कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहाँ से, प्रोड्यूसर वाला कौन सा देश है। ये क्वेश्चन बहुत बार ईवीएस में और कई एग्जाम्स में ऐसे पूछे भी जाते हैं, तो आपको याद रखना हो बांग्लादेश नंबर 1 पे कंट्री आता है, वहाँ जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो यह हमारे हो गए। अब देखिए, अब नेचुरल फाइबर के बारे में अब एक मुख्य बात क्या है कि इससे यदि कंपैरिजन किया जाए आर्टिफिशियल फाइबर से, कि नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर में यदि कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है कि नेचुरल फाइबर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कम होता है, उसके फाइबर्स जल्दी टूट जाते हैं। जैसे देखिए कॉटन का कपड़ा है, आप 1-2 साल पहनने के बाद क्या होता है, फट जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कॉटन की खासियत होती है, नेचुरल फाइबर की पहनने की खासियत होती है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी में। तो वाटर गर्मी के दिनों में हम कॉटन ड्रेस ही क्यों पहनते हैं, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी का पसीना जो है ना वो सोखता है, और जब सोखता है तो इवेपोरेट जब करता है तो हमारे बॉडी में कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है और हमें ठंडा लगता है। तो ठीक है, इसीलिए आरामदेह कपड़ा होता है, इसीलिए हम लोग नेचुरल फाइबर पहनते हैं। लेकिन उसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो जल्दी फट जाता है, क्योंकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होते हैं, ठीक। तो एक कहीं बेनिफिट है तो कहीं मतलब उसका मतलब नुकसान भी है, ये दोनों बात, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए इसको, ये इस पूरे नेचुरल फाइबर में जो सब आते हैं, सिल्क के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, ऊन के बारे में पढ़ लिया, हेयर्स पढ़ लिया, कॉटन पढ़ लिया, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर, जिसको मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कुछ टाइप्स जो दिए हुए हैं उसी से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखिए, तो देखिए मैन मेड, इसके रॉ मटेरियल्स जो होते हैं पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। पहला जो आर्टिफिशियल फाइबर हमने लिया है वो पॉलिस्टर होता है। पॉलिस्टर एक प्रकार का बहुलक है, ये पॉलीमराइज करके बनता है। पॉलिस्टर ईस्टर यूनिट होता है, बहुत सारे ईस्टर को कलेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो पॉलिस्टर बन जाता है। ईस्टर एक प्रकार का कार्बोनिक कंपाउंड होता है, और इसका जो टेस्ट होता है ईस्टर का, देखिए मिठाइयों में जो होता है
आर्टिफिशियल स्वीटनिंग का काम किया जाता है ईस्टर का, और लिपस्टिक में भी मतलब ईस्टर का ही होता है, थोड़ा सा मिठास पैदा करता है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग में ईस्टर का प्रयोग करता है। ईस्टर बनता है कैसे ईस्टर? तो ईस्टर क्या होता है, एसिड और एल्कोहल, जब किसी एसिड और एल्कोहल को हम मिक्स करते हैं, जोड़ते हैं, तो कंडेंसेशन होता है, वहाँ से वाटर निकलता है, वाटर इवेपोरेट होता है, और वहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, और बॉन्ड बनने के कारण से एक ईस्टर कंपाउंड बनता है, और बहुत सारे ईस्टर को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलिस्टर बन जाता है। तो यही चीज है हमारा पॉलिस्टर। देखिए, तो पॉलिस्टर में आपसे पूछेगा कि क्या क्या होता है ईस्टर, तो आप बताएंगे कि ईस्टर जो होता है एसिड और अल्कोहल के बनने से क्या बनता है ईस्टर, और इससे जो वाटर निकलता है, एसिड और अल्कोहल निकलता है, तो इससे क्या निकलता है, एक आप याद रख सकते हैं, वाटर निकलता है, मिलकर के क्या बनता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है टेरिलीन। ठीक है, टेरिलीन मार्केट में इसको डेक्रॉन के नाम से जाना जाता है। डेक्रॉन इसका जो है मार्केट नेम है, मार्केट में जो फेमस नेम है ये डेक्रॉन। ठीक है, अब देखिए टेरिलीन कैसे बनता है। देखिए, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक एसिड, जैसे मैंने बताया ना कि टेरिलीन ये पॉलिस्टर है, तो ये ग्लाइकोल ऑल शब्द यानी कहने का मतलब इसमें अल्कोहल, देखिए OH ग्रुप जुटा हुआ है, का मतलब हुआ अल्कोहल, और ये देखिए COOH है, ये एसिड ग्रुप कहा जाता है। तो इस कंपाउंड का नाम है इथिलीन ग्लाइकोल, और इस कंपाउंड का नाम है टेरिप्थेलिक एसिड। मैंने स्ट्रक्चर इसी तरह से आप लोगों को क्यूरियोसिटी के लिए बना दिया, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया कि देखिए कि यह जो ग्लाइकोल ऑल है लगा हुआ, तो ऑल का मतलब होता है अल्कोहल, क्या होता है अल्कोहल, और अल्कोहल की ग्रुप की पहचान होती है OH से, और एसिड ग्रुप की पहचान होती है COH से, तो इसका नाम होता है टेरिप्थेलिक एसिड। हाँ, तो आपसे यह जरूर पूछ सकता है कि टेरिलीन जो है ये प्रकार का पॉलिस्टर है, ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये ऑप्शन आपको पेपर में रहेगा, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरिप्थेलिक एसिड, तो इसका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, पॉलिस्टर के बारे में। दूसरा है एक्राइलिक फाइबर। देखिए, एक्राइलिक फाइबर जिसका एग्जांपल हमने लिखा PMMA। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। अब देखिए यह जो है हमारा आर्टिफिशियल लेंस में होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर, एक्राइलिक फाइबर, और बहुत ही कॉस्टली फाइबर होता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है आर्टिफिशियल बोन जहाँ होता है, जहाँ ऐसा बोन्स, जब बोन्स टूट जाता है पूरी तरीके से बिखर जाता है, वहाँ पे बोन्स लगाने की बात आती है, तो इसी एक्राइलिक फाइबर का यूज होता है। दांत में जो होता है आर्टिफिशियल जो टिथ बनाते हैं, इसी एक्राइलिक फाइबर से ही बनता है। लेंस जो होता है, आंख का जो लेंस होता है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल आई लेंस जो इसी एक्राइलिक फाइबर से बनता है। यहाँ तक कि मतलब ये जो कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है इसी फाइबर से यूज होता है। फिर हवाई जहाज में जो मतलब ग्लासेस की सीटें जो होती है, महंगी महंगी ग्लास सीटें जो होती है, सीट्स होती है, हवाई जहाज विंड जो कवरिंग किया रहता है, हवाई जहाज पे आप चढ़ेंगे तो उसकी खिड़की जो कवरिंग की रहती है, तो वो जो किस फाइबर का बना होता है, इसी एक्राइलिक फाइबर का बना होता है। आप अच्छे आप इसमें जाइए, एक्वेरियम में जाइए, जहाँ मछली घर कहते हैं उसको, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पर देखिए, तो उसको वो जो फाइबर जो बना होता है वो इसी एक्राइलिक फाइबर का बना होता है। तो एक्राइलिक फाइबर का बहुत ही वाइडली यूज्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है। ठीक है, जो कि यह कैसा फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर। तो इसके बारे में हमने आपको लिख दिया कि एक्राइलिक फाइबर, इसके बारे में आपसे पूछ देगा, इसका एग्जाम्पल ये पूछ देता है, ये PMMA पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट। ठीक है, और इसमें देखिए मैंने लिख दिया है कि आर्टिफिशियल लेंस बनाने में जो होता है, एयरक्राफ्ट के विंडो, ठीक है, हवाई जहाज की खिड़कियां बनाने में, बड़े बड़े एक्वेरियम होता है उसके बनाने में आर्टिफिशियल, ये सब टाइप्स है। अब देखिए बात है रेयन के बारे में। देखिए रेयन के बारे में जो कहा जाता है ना कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रेयन क्या है, यह नेचुरल फाइबर है या आर्टिफिशियल फाइबर है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना होगा कि रेयन जो है ना नेचुरल पूरा तरह से इसको माना गया है, ना पूरी तरीके से आर्टिफिशियल माना गया है, इसको मिक्स माना गया है। ठीक है, ये दोनों प्रकार का मिक्स है। सेमी इसको कहा गया है, सेमी सिंथेटिक फाइबर, इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, और होता है क्या है इसमें कि रेयन में जो होता है, या जो होता है ये हमारा जो सेमी सिंथेटिक फाइबर इसको कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, बस यही चीज है। अब नायलॉन की बारी आ जाती है। देखिए नायलॉन में क्या है कि नायलॉन जो है इसको हम लोग सिल्क फाइबर कहते हैं, ये सिल्क की तरह दिखता है। ठीक है, आजकल जो मतलब जो होता है नेचुरल फाइबर नहीं मिलते हैं, नेचुरल सिल्क फाइबर नहीं मिलते हैं, तो आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर मार्केट में प्रचलन है। वो क्या है, दैट इज नायलॉन। नायलॉन जो है ना दो शब्द से बना है। LY का मतलब जो है लिखा गया है उसको न्यूयॉर्क, लॉन का मतलब होता है लंदन। दो शहर को बना करके जोड़ करके इस फाइबर की व्युत्पत्ति की गई है। ठीक है, इस तरह से आप पूछ सकते हैं कि कौन से दो शहर हैं अमेरिका के दो शहर, एक अमेरिका के शहर, एक लंदन। ठीक है, US यूनाइटेड स्टेट्स
तो ये हो गया। तो नायलॉन सिलिकॉन फाइबर, सिल्क फाइबर। उसके बाद देखिए मैंने इसके बारे में बताया है कि इसका कंपैरिजन किया है। यह जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसमें मजबूती ज़्यादा होती है, लेकिन मजबूती ज़्यादा होती है लेकिन एक कमी क्या है कि लेस हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, और कहा जाता है कि मतलब कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि यह जो है एक तरह से मजबूती तो होता है लेकिन हमारा पसीना जो है ना ये चीज़ को वाटर को नहीं सोख पाता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है गर्मियों में इस तरह के जो पहनते हैं ड्रेस पहनते हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, और ये कपड़े को पहनने से थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि यह जो कपड़ा जो है कि इसको आप उसको साफ करो, ठीक है, और पहन लो। इसको कहा भी गया है इस तरह के फाइबर को वॉश एंड वियर, धो और पहनो। तो धो और पहनो इसी टाइप में आते हैं, इसको धो दीजिए और फिर पहन दीजिए, हवा में ये सूख जाएगा। क्योंकि यह जो है एक तो नमी को ये कम एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। यदि आपने एक बार ये आर्टिफिशियल क्लॉथ आपने खरीद लिया तो आपको 10 साल के लिए निश्चिंत हो जाना होगा, कभी दोबारा खरीदना ही नहीं पड़ेगा एक बार में। लेकिन यही कॉटन आपने ये खरीदा तो आपको मतलब जो है 6 महीने 7 महीने के बाद ही ये फट जाएगा, लेकिन आपको ये तो आपको 10 साल तक चलेगा, ये तो गारंटी है। बहुत सारे ऐसे क्लॉथ पड़े हुए हैं हमारे घर में जो अभी तक फटे ही नहीं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल का ही काम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होते हैं मजबूत होते हैं और लेस हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कहने का मतलब लेस वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कम करते हैं। तो ये आपने अपने सीखा ये फाइबर के बारे में। इससे क्वेश्चन आपको इतने ही पूछे जाएंगे। अगले एपिसोड में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिक के बारे में। अब प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे 2 प्रकार के प्लास्टिक में, एक तो पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरा पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो ये 2 प्लास्टिक के बारे में उसके टाइप्स पूछे जाएंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या होता है थर्मोसेटिंग, ठीक है ना, क्या होता है थर्मोप्लास्टिक, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले एपिसोड में हम लोग थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए।